guys, welcome to Success Study. Now today we will discussing question and answers class 9 chapter number 14. Now start. Question number 1. How is our atmosphere different from atmosphere on Venus and Mars? जो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो वीनस और मार्स के एटमॉस्फेयर से डिफरेंट कैसे क्यों है? तो आंसर, डिफरेंस बिटवीन एटमॉस्फेयर ओवर अर्थ एंड एटमॉस्फेयर ओवर वीनस आर मार्स। जो हमारे एटमॉस्फेयर है अर्थ का और वीनस का, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हम इसको आगे देखेंगे। पहले तो हम देखेंगे एटमॉस्फेयर ओवर अर्थ पर एटमॉस्फेयर कैसा है। इट कंटेन्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमें पता है हमारे अर्थ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंटेन है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कंटेन इज लो, जो हमें मतलब जिससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है वो कम मात्रा में कंटेन है। नेक्स्ट थर्ड, वाटर वेपर प्रेजेंट, वाटर के वेपर प्रेजेंट हैं। एंड लिविंग बींग्स मेंटेनिंग कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। और लिविंग बींग्स जो है उनके मतलब एटमॉस्फेयर में रहने के लिए जो कंपोजिशन चाहिए, जो जिस चीज़ की नीड चाहिए, वो सारी चीज़ें एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। नाउ एटमॉस्फेयर ओवर वीनस एंड मार्स। अब वीनस और मार्स में क्या है? बोथ आर एब्सेंट, मतलब दोनों चीज़ें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ही एब्सेंट है वीनस और मार्स में। एंड कार्बन डाइऑक्साइड मेजर कंपोनेंट 95 to 75%। इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड में तो रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट, वाटर वेपर एब्सेंट, पानी के बिना भी मुश्किल है, वाटर वेपर एब्सेंट। लिविंग बींग्स आर एब्सेंट एंड प्ले नो रोल, वहाँ पे कोई लिविंग बींग्स नहीं है और उनका कोई वहाँ पर रोल नहीं है। ठीक है, आप इसको चाहे तो बीच में लाइन करके एक साइड एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ और दूसरे साइड एटमॉस्फेयर ओवर वीनस और मार्स ऑप्शन डाल के और दोनों के पॉइंट्स आमने सामने लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज एटमॉस्फेयर एक्ट एज ए ब्लैंकेट। जो हमारा एटमॉस्फेयर है, मैंने चैप्टर में भी आपको कई बार ये चीज़ बताई कि ब्लैंकेट की तरह काम करता है। तो एटमॉस्फेयर एक्ट एज ए ब्लैंकेट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। एयर इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एयर जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, जो सन से आने वाली हीट है वो हमारे पास तक पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाती है। द एटमॉस्फेयर कीप द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ फेयरली steady during the day and the even during the course of the whole year। तो इसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर है, इसी की वजह से हमारे यहाँ का जो सारे साल का जो एटमॉस्फेयर होता है, टेम्परेचर होता है, वो क्या होता है? नॉर्मल होता है। एंड द एटमॉस्फेयर प्रिवेंट द सडन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन टेम्परेचर। एक एटमॉस्फेयर जो है बचाता है अचानक से टेम्परेचर बढ़ने और अचानक से टेम्परेचर को घटने में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कॉजेज विंड्स। मतलब क्या कारण है विंड के, क्या कारण है जो मतलब हवा जो है चलती है, ये हवा के क्या कारण है? तो ये मैंने आपको चैप्टर में भी बताया था। All movement of air are caused by the uneven heating of the atmosphere in different region of the earth। क्या होता है? जो एयर है अनइवन हीटिंग, कहीं पर ज़्यादा गर्म होती है, कहीं पर ज़्यादा ठंडी होती है। ठीक है, इस वजह से एटमॉस्फेयर अलग अलग होता है। तो एयर अबव द लैंड गेट हीटेड फास्टर एंड विंग लाइट। जब जो लैंड की एयर होती है वो क्या होती है? जल्दी गर्म हो जाती है, और गर्म चीज़ क्या हो जाती है? हल्की हो जाती है, स्टार्ट राइजिंग, ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाती है। एज द एयर राइज ए रीजन ऑफ द लोअर प्रेशर इज क्रिएट। तो ये क्या होता है? जब एयर ऊपर की तरफ जाने लग जाती है तो नीचे क्या होता है? लोअर प्रेशर आ जाता है। ड्यू टू दिस द एयर ओवर द सी मूवमेंट इनटू दिस एयर और प्रेशर। तो क्या होता है? इससे क्या होगा? जो समुद्र की भारी ठंडी हवाएं होती हैं वो उस जगह पर आ जाती है। तो इस तरीके से जो विंड की मूवमेंट होती है, जो हवा की एयर की मूवमेंट होती है, इस वजह से एयर क्या करती है? चलती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म। बादल कैसे बनते हैं?
Clouds are formed by the condensation of the water droplets in the air. ये आपको मैंने वाटर साइकिल में बताया हुआ है कि क्लाउड्स कैसे फॉर्म्ड होते हैं. वाटर ड्रॉपलेट्स जब कंडेंस होती हैं तब इन द एयर इट मतलब वेपर्स जाते हैं, वेपर्स जो कंडेंस होते हैं तो वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं और वही क्या है, क्लाउड्स. It occur as large amount of the water evaporate and goes into the air. तो जब ये वाटर की ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती हैं लार्ज अमाउंट में तो ये क्या होती हैं, एयर में चली जाती हैं. एयर मतलब इसको ऊपर की तरफ लेके जाती है. एयर राइजेस अप, इट एक्सपेंड्स एंड कूल. एयर राइज करती है और एक्सपेंड करके इसको क्या करती है, ठंडा करती है. The cooling caused the water vapor in the air to the condense in the form of tiny droplets. जब ये जो है वाटर ड्रॉपलेट्स ठंडी हो जाती है हवा में और छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स कंडेंस हो जाती हैं तो these water droplets get bigger and form clouds. और इकट्ठी हो जाती है, इकट्ठी होने के बाद ये कैसी दिखाई देती हैं, क्लाउड्स की फॉर्म में दिखाई देती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. List any 3 human activity that you think should lead to air pollution. अब आपने कोई भी 3 ऐसी एक्टिविटी बतानी है जिससे एयर पोल्यूशन हो रहा है ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से. तो कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं मीन्स कोल है, पेट्रोलियम है, इसके जलने से बहुत सारी जो है गैसेस निकलती हैं जो एटमॉस्फेयर को क्या कर रही हैं, पोल्यूटेड कर रही हैं. नेक्स्ट सेकंड इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स, मतलब जो फैक्ट्रियों से धुआं वगैरह निकलता है. रिलीज ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बाय द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तो उसमें भी काफ़ी सारे रेडिएशंस निकलते हैं जिससे क्या होता है, पोल्यूशन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड वाटर. ऑर्गेनिज्म को वाटर की ज़रूरत क्यों होती है. आपको पता है पानी के बिना तो कुछ भी संभव है ही नहीं, तो पानी तो बहुत ज़रूरी है. आंसर, organism need water for the following reason. First, all cellular process take place in water medium. कोई भी cellular process होती है वो किससे होती है, जो है water medium से ही होती है. Next second point is water is the universal solvent. Universal solvent में सब कुछ इसके अंदर क्या होता है, मोस्टली सारी घुलने वाली चीज़ें जो है इसमें डिजॉल्व हो जाती हैं. All reaction that take place within our body and within the cells occur between the substance that are dissolved in water. क्या होता है, इससे रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी में सेल्स की और सब्सटेंस के बीच, और वाटर क्या होता है इसमें डिसॉल्व होता है. नेक्स्ट पॉइंट, सब्सटेंस आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर इन द डिसॉल्व फॉर्म. जो भी हमारी बॉडी के पार्ट्स के सब्सटेंस होते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाते हैं, डिसॉल्व फॉर्म में ही जाते हैं. द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर इज़ द मेजर रिसोर्सेज विच डिटरमिन्स द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द लैंड. अगर लैंड पर जीवन है तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी किसकी वजह से है, वाटर की एबिलिटी की वजह से है. वाटर इज़ रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म फॉर द मैनी एक्टिविटीज़ सच एज एग्रीकल्चर. वाटर की रिक्वायरमेंट सभी जीव जंतुओं को बहुत सारी एक्टिविटी के लिए होती है, जैसे कि एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी. ठीक है. दस वाटर इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस एंड वेरी एक्सिस्टेंस ऑफ लाइफ. इसीलिए जो है जीवन के लिए जो है वाटर जो है हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. What is the major sources of fresh water in the city, town, village where you live? मतलब आप जहाँ रहते हो वहाँ पर जो मेजर सोर्सेस है फ्रेश वाटर के उसके क्या हैं. तो आंसर इज़, ये तो आंसर वैसे आप अपने हिसाब से लिख सकते हो बट मैंने यहाँ पे डिटेल कर दिया है. द सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर आर एज फॉलो. The underground water and the water in river, lakes and ponds in also fresh. मतलब ये सारे वाटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रेश होते हैं. अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है, जो रिवर से होता है, लैक एंड पॉन्ड, ये फ्रेश वाटर होते हैं जिनको हम पी सकते हैं. अंडरग्राउंड वाटर इन रिवर, टैंक एंड पॉन्ड्स आर अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज़, क्योंकि ये सारी चीज़ें ह्यूमन के यूज़ के लिए जो है अवेलेबल होती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. डू यू नाउ एनी एक्टिविटी विच मे बी पोल्यूटिंग द वाटर सोर्सेस. आप कुछ एक्टिविटी आप बता सकते हो जो कि वाटर के सोर्सेस को पोल्यूट कर रही हैं.
तो आंसर एक्टिविटी विच पोल्यूट वाटर रिसोर्सेज आर एज फॉलोज। आगे हम देखेंगे एक्टिविटीज़ जो वाटर के रिसोर्सेज को पोल्यूट कर रही हैं, गंदा कर रही हैं। नाउ फर्स्ट, सीवेज फ्रॉम द टाउन एंड सिटीज़ एंड वेस्ट फ्रॉम द फैक्ट्रीज रिलीज इनटू वाटर बॉडीज़। जो सीवेज का होता है वेस्ट, टाउनों से सीवेज का वेस्ट निकलता है, ठीक है, पानी गंदा निकलता है, सिटीज़ से निकलता है, ठीक है, वेस्ट जो फैक्ट्रियों से रिलीज़ होता है, ये सब कहाँ जाता है, वाटर बॉडीज़ में जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्चार्जिंग हॉट वाटर फ्रॉम द कूलिंग टावर्स। जो डिस्चार्ज होता है हॉट वाटर्स जहाँ पे कूलिंग टावर्स लगे होते हैं, वो भी क्या करती है, वाटर बॉडीज़ को अफेक्ट करती है और उसमें रहने वाले जीव जंतुओं को अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट, हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड। इसकी हमने डिटेल्स जो है क्वेश्चन में लेसन में बहुत अच्छी तरीके से समझी हुई है, ठीक है। फिर भी एक बार बताती हूँ मैं कि मिट्टी कैसे बनती है। द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स एट और नियर एट द सरफेस ऑफ द अर्थ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम रिजल्टिंग इन सॉइल फॉर्मेशन। जब रॉक्स जो है अर्थ के ऊपरी लेयर पे जब बहुत टाइम के बाद टूटा हुआ होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉइल में। दे आर ब्रोकन डाउन बाय द वेरियस फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेस। और इसके लिए बहुत सारी प्रोसेस होती है, मैंने ये सारी प्रोसेस के बारे में आपको बताया था कि फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। तो द एंड ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस ब्रेकिंग डाउन एट द फाइन पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल। तो इसकी वजह से चाहे फिजिकल की वजह से, केमिकल की वजह से या बायोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से जो रॉक्स टूट के छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सॉइल। देयर आर मैनी अदर फैक्टर्स विच प्ले ए विटल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। जो यहाँ पर और भी बड़े फैक्टर्स हैं जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो है सॉइल की फॉर्मेशन में, ठीक है। वाइटल मीन्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दीज आर फैक्टर्स। अब देखते हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं। फर्स्ट है द सन। इट कॉजेज द हीटिंग ऑफ द रॉक्स विच कॉजेज द क्रेकिंग एंड द अल्टीमेटली ब्रेकअप इनटू द स्मॉलर पीस। ये क्या करता है, चट्टानों को बहुत ज़्यादा हीट कर देता है और वो ज़्यादा हीट होने की वजह से क्या हो जाती है, टूट जाती है। नेक्स्ट, वाटर। इट ब्रेक्स रॉक्स बोथ बाय द फ्रीजिंग एंड फास्ट फ्लो। ये क्या करती हैं, जब पानी जो है या तो इनके ऊपर तेज़ी से गिरता है तो टूटती है, या इन पे बर्फ़ जो है जम जाते हैं, बर्फ़ जमने की वजह से ये क्या हो जाती हैं, टूट जाती है। और ठीक है, दोनों की वजह से, या तो उनका फ्लो बहुत ज़्यादा हो या फिर उसके ऊपर क्या हो, बर्फ़ जमी हो, जिसकी वजह से ये क्या होती है, टूट जाती है। नेक्स्ट, विंड। इट कॉजेज इरोजन ऑफ द रॉक्स। क्या होता है, इसकी वजह से जो है इरोजन की वजह से, रॉक्स के इरोजन की वजह से कैसे होती है कि जो विंड चलती है, जब बहुत तेज़ी से विंड चलती है तो कई बार चट्टानें इधर उधर गिरती है, टूटती है, जिसकी वजह से वो क्या इसमें फॉर्मेट हो जाती है सॉइल में। नेक्स्ट, फोर्थ इज लिविंग ऑर्गेनाइज्म। लिविंग ऑर्गेनाइज्म में क्या होते हैं, लाइकेन एंड मॉसेस, ठीक है। लाइकेन एक प्लांट है, मॉसेस भी एक प्लांट है, और भी कई प्लांट्स होते हैं जो रॉक्स के सरफेस पर आ जाते हैं और उनकी जो रूट्स होती है वो नीचे नीचे जाने लग जाती है, उनकी जहाँ जहाँ स्पेस पाती है और वो रॉक्स क्या होती है वहाँ से टूटना शुरू हो जाती है। तो लाइकेन एंड मॉसेस ग्रोइंग ऑन द रॉक सरफेस फ्रॉम द क्रेक्स इन एंड रिजल्ट इज देयर ब्रेकिंग। और रिजल्ट क्या होता है कि चट्टान जो है टूट जाती है, जिससे क्या फॉर्म्ड हो जाती है, सॉइल फॉर्म्ड हो जाती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है, आपको ये भी मैंने सारा चैप्टर में बताया हुआ है कि जो मिट्टी की ऊपरी लेयर होती है वो ख़राब होती है किसी वजह से, पानी की वजह से या किसी की वजह से, हवा की वजह से, उस प्रदूषण होता है या वहाँ से उड़ के दूसरी जगह चली जाती है, उसे सॉइल इरोजन कहते हैं। आंसर इज रिमूवल ऑफ यूजफुल कंपोनेंट फ्रॉम द सॉइल which affected the fertility of soil is called soil erosion। तो इस वजह से सॉइल इरोजन क्या होता है, जो यूज़फुल कंपोनेंट होते हैं, जो सॉइल की फर्टिलिटी के लिए यूज़फुल होते हैं, वो किसी वजह से वहाँ से अफेक्टेड हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। अब हमें बताना है व्हाट आर द मेथड्स ऑफ द प्रिवेंटिंग ऑफ रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन। हमने मेथड बताना है प्रिवेंटिंग के और रिड्यूसिंग के सॉइल इरोजन के, ठीक है, मतलब किस तरीके से हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। तो प्रिवेंटिंग ऑफ द सॉइल इरोजन,
फर्स्ट पॉइंट, इट कैन बी प्रिवेंट बाय द इंटेंसिव क्रॉपिंग। ठीक है, इंटेंसिव क्रॉपिंग मीन्स क्रॉप को अलग अलग करके, जो हमने चैप्टर नंबर 15 में पढ़ा था इसकी डिटेल्स। ठीक है, इससे हम सॉइल को प्रिवेंट कर सकते हैं। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय द प्रोवाइडिंग प्रॉपर ड्रेन कैनाल अराउंड द फील्ड्स। जो फील्ड के चारों तरफ झरने नदियाँ होती हैं या जिनकी बहाव की वजह से बनाया जाता है, मतलब एक रास्ता बनाया जाता है जिसमें से पानी बहते हुए जाता है, तो इसकी प्रॉपर ड्रेनिंग बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। सॉइल इरोजन इन हिलीज एरियाज आर द प्रिवेंटेड बाय द प्रैक्टिसिंग टेरेस फार्मिंग। जो हिली एरिया होते हैं उसमें कैसी फार्मिंग हो, टेरेस फार्मिंग। ये टेरेस फार्मिंग का भी मैंने आपको बताया था, जैसे कि ये हिल होते हैं तो हिली एरियाज़ में क्या होते हैं, टेरेस फार्मिंग मीन्स जैसे ये सीढ़ियाँ होती है इस तरीके से टेरेस फार्मिंग होती है। इससे क्या होता है कि जो पानी का बहाव आता है वो क्या होता है, इस पर गिरता है, फिर आगे गिरता है, आगे गिरता है। ऐसे गिरने की वजह से क्या होता है, एक स्टेयर्स पे टकरा के, टेरेस पे टकरा के जाता है, जिससे इसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इट कैन बी प्रिवेंट बाय द प्लांटिंग ट्रीज एंड सोइंग ग्रासेस। और पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने पर, घास वगैरह ज़्यादा लगाने से ये क्या होती हैं, सॉइल इरोजन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय द कंस्ट्रक्टिंग स्ट्रॉन्ग एम्बैंकमेंट अलॉन्ग द रिवर बैंक। और हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एम्बैंकमेंट अलॉन्ग द रिवर बैंक। मतलब जो रिवर वगैरह में जो पानी का बहाव होता है उसके आसपास जो है एम्बैंकमेंट बना के, मतलब किनारा अच्छे से बना के, ताकि पानी जो है इधर उधर ना हो और हम इसको जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट इन विच वाटर इज़ फाउंड ड्यूरिंग द वाटर साइकिल। अलग अलग स्टेट में कौन कौन से जो है वाटर साइकिल में वाटर पाया जाता है। तो हमें पता ही है, वाटर इज़ फाउंड इन गैस स्टेज, लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट ड्यूरिंग वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में क्या होता है, जब नदियों तालाबों का पानी इवेपोरेट होता है तो कैसी फॉर्म में आ गया, गैस फॉर्म में। ठीक है, ऊपर गया कंडेंस हुआ तो किस फॉर्म में आ गया, लिक्विड की फॉर्म्स में। और जब नीचे आ गया वो कई बार मौसम में ठंड होने की वजह से वो किस में हो गया, सॉलिड फॉर्म में हो गया। ठीक है, इसे तरीके से ये हो गया हमारा वाटर साइकिल में वाटर की फाउंडेशन। नेम टू बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस कंपाउंड दैट कंटेन बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से हैं जो कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन में बहुत ज़रूरी है, तो ये आपको लर्न रखना पड़ेगा। प्रोटीन एंड द न्यूक्लियाई एसिड, यानी कि डीएनए एंड आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, लिस्ट एनी 3 ह्यूमन एक्टिविटी विच वुड लीड टू एन इंक्रीजेज इन CO2 ऑफ एयर। मतलब ह्यूमन एक्टिविटी ऐसे बतानी है जो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो हमें पता है कौन कौन से, यहाँ पर हम कुछ बताएंगे। 3 ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच वुड लीड टू एन इंक्रीज इन CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर आर एज फॉलोज। First, industries due to the burning of fuels and combustion of fossil fuels to providing energy। इंडस्ट्रीज़ के जलने से, फ्यूल्स के जलने से क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड होती है और इससे क्या होती है, हीट और कुकिंग और ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। जो भी हम काम करते हैं, कोई चीज़ जला रहे हैं या कोई ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कुकिंग कर रहे हैं, इन सब में थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन में भी पता है कि सांस के द्वारा भी हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। डिफॉरेस्टेशन आपको पता है कि पेड़ों को अगर काट दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन एब्जॉर्ब करेगा, तो भी क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा फैल जाएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, आपने ये पिछली क्लासों में भी पढ़ा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, द इंक्रीजेस इन द ग्लोबल टेम्परेचर ड्यू टू द राइज इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो हमारे ग्लोबल टेम्परेचर यानी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसे ही क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये इट कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग, जो किसका कारण है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। ग्लोबल वार्मिंग आपको मैंने पहले भी बताया है कि बड़े बड़े ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल जाएंगे और आसपास के एरिया में क्या आ जा रही है, बाढ़ आ जाएगी। इसे ही क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16,
व्हाट आर टू फॉर्म्स ऑफ द ऑक्सीजन फाउंड इन द एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो किस किस फॉर्म में पाया जाता है? अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता लग गया होगा, अगर जिसने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। और मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी लिंक, आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? ऑक्सीजन पता है हमें 21% हमारे एयर में पाई जाती है, ठीक है। और आपको पता है अपर रीजन, इन द अपर रीजन सच एज द स्ट्रेटोस्फेयर ऑक्सीजन फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ओजोन। हमने ओजोन के बारे में चैप्टर में डिटेल में पढ़ा हुआ है कि स्ट्रेटोस्फेयर में जो है ऑक्सीजन जो है वो कौन सी फॉर्म में पाया जाता है? ओजोन फॉर्म में। ओजोन फॉर्म कौन सी? ऑक्सीजन प्लस O2 गिव राइज O3। इट मीन्स O3 मीन्स क्या होता है? ओजोन, ठीक है तो ये ऑक्सीजन की फॉर्म। नेक्स्ट, वाई इज एटमॉस्फेयर इसेंशियल फॉर लाइफ? जीवन के लिए एटमॉस्फेयर क्यों जरूरी है? एटमॉस्फेयर इज इसेंशियल फॉर द लाइफ बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। जी कौन कौन से रीजन हम पढ़ेंगे? इट एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट, ये एक तरीके से हमारे लिए ब्लैंकेट का काम करता है। हमारे चारों तरफ जो एयर्स है इसके बारे में हमने पढ़ा है कि किस तरीके से टेम्परेचर के अचानक घटने और बढ़ने को रोकता है। इट कॉज विंड्स, हवा के चलने का कारण भी क्या होता है? एटमॉस्फेयर। अगर रेनफॉल पैटर्न आर डिसाइडेड बाय द विंड, मतलब बारिश का आना भी किसकी वजह से होता है? हवाओं की वजह से होता है, वही डिसाइड होता है, ठीक है, करती हैं। एंड एयर प्रोवाइडर्स द ऑक्सीजन टू ब्रीथिंग, हवा से हमें क्या प्रोवाइड होती है? सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेज दैट द प्रोटेक्टेड लिविंग ऑर्गेनिज्म, एटमॉस्फेयर जो है अल्ट्रावायलेट रेज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं ताकि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोटेक्ट हो, मतलब बच सके उससे, अल्ट्रावायलेट रेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज वाटर इसेंशियल फॉर अस? ये हमने ऊपर भी एक क्वेश्चन इसी तरीके का था पढ़ा था, ठीक है। क्या क्यों ज़रूरी होता है वाटर हमारे लिए? हमें पता है कि वाटर जो है मेक 60 to 70% ऑफ आवर बॉडी वेट। हमारी बॉडी का जो वेट है वो 60 से 70% जो है किसका है? वाटर का है। All of reactions take place in our body and within the cell occur between the substance that are dissolved in water। ऊपर भी सेम हमने यही बताया था कि कोई भी हमारी बॉडी की रिएक्शन है वो उसमें जो डिजॉल्व वाटर होता है उसके ही थ्रू होती है। एंड इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, जो हमारी बॉडी में मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू होता है? वाटर के थ्रू ही होता है। इट इज़ एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये भी हमने बताया था कि ये क्या होता है? एक तरीके से यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है जो कि सब कुछ अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द सॉइल? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है किस तरीके से डिपेंड करते हैं सॉइल पे? द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिपेंड ऑन द सॉइल ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। नाउ फर्स्ट, it plays an important role in plant growth by the providing nutrients, water etc। ये क्या होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं किसके लिए? प्लांट्स के लिए, क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट्स देते हैं, वाटर देते हैं उनकी ग्रोथ के लिए। सेकेंड, इट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स, फॉरेस्ट एंड द ग्रासलैंड, और ये जो किसकी ग्रोथ? क्रॉप की ग्रोथ के लिए, फॉरेस्ट के लिए, ग्रासलैंड के लिए भी सपोर्ट करते हैं। एंड सॉइल इज इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेस एंड डिसाइड्स द डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ एंड एरिया, किसी भी एरिया की डाइवर्सिटी, हमने चैप्टर पढ़ा था डाइवर्सिटी, भिन्न भिन्न बहुत से जीव जंतु होते हैं, उनकी भी इम्पोर्टेंस जो है इनकी सॉइल से ही होती है। एंड राइट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, राइट द रोल हाउ फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस एंड क्वालिटी क्वालिटी ऑफ एयर, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेस। अब क्या रोल है फॉरेस्ट का एयर, सॉइल और वाटर के रिसोर्सेस में? आंसर इज दे हैव द मॉडरेट अफेक्टेड ऑन द क्लाइमेट, ये क्लाइमेट के अफेक्ट करता है। दे प्रिवेंट फ्लड्स, दे रिलैक्स द ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, रिलीज, दे रिलीज ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है ये ऑक्सीजन को रिलीज करती हैं। द फॉरेस्ट हेल्प इन इंक्रीजिंग द अमाउंट एंड द पेरियोडिसिटी ऑफ द रेनफॉल, फॉरेस्ट जो है हेल्प करती है किसके अमाउंट को इंक्रीज होने में? रेनफॉल के अमाउंट को इंक्रीज होने में। इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रिवेंट ऑफ द फॉलोइंग, और ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं जो है किसको? पोल्यूशन को
कम करने में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चन आंसर। इसलिए मैंने आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो बना दी और सारे समझा दिए ताकि आपको लर्निंग में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो आप इस तरीके से समझ के इस चैप्टर को अच्छी तरीके से लर्न कर सकते हो। और चैप्टर भी पहले समझा, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर लोगे, अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लो। और पहले आपने क्या करना है, एक बार सारे क्वेश्चन समझ लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको नोट डाउन करना है। एनी क्वेरीज कमेंट एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। जिसने जिसने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना भी मत भूलो। अगर आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो मुझे पता लगता है कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो। आपको के लिए मैं अलग अलग तरीके से जो वीडियोस लेके आती हूँ तो आपको अच्छी लगती हैं इस तरीके से। हमें भी टाइम लगता है ये वीडियोस बनाने में, पहले सारे नोट्स बनाना, उसको फिर अच्छी तरीके से करना। तो थोड़ा इसको जो है आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है, जिससे हमें पता लग जाए कि आप लोग पढ़ रहे हो, समझ रहे हो। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, बाय बाय।